Hello students, welcome to our next lecture of bookkeeping and accountancy. Today we are going to solve question number 2 of final account. आज हम question number 2 solve करेंगे final account का. So let's start with question number 2. See what is given. Question number 2. From the following trial balance, prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. Okay, so trial balance is given to you, and on the basis of that trial balance you have to prepare final account, that is trading account, profit and loss account and balance sheet. See, trial balance as on 31st March 2020. यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है. तो देखते हैं what is given in trial balance. See, trial balance is divided in two sides. आतापर्यंत आपण बघितलं आहे की ट्रायल बॅलन्सचे दोन साइड्स असतात, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड होता है वहां पे क्या क्या हो सकता है? आइदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आइदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और असेट्स. म्हणजे ट्रायल बॅलन्सची ही जी डेबिट साइड आहे त्या डेबिट साइडला काय काय असू शकतात? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और असेट्स. डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड अंडर ट्रेडिंग अकाउंट, indirect expenses to be recorded under profit and loss account and assets to be recorded under balance sheet asset side. मतलब अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, और अगर असेट्स है तो बैलेंस शीट के असेट साइड में रिकॉर्ड करोगे. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, इथे ट्रायल बॅलन्स मध्ये जे आयटम्स म्हणजे जे अकाउंट्स तुम्हाला दिलेले आहेत ते डायरेक्ट एक्सपेंसेस आहे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आहे का असेट्स आहे हे आपल्याला समजलं पाहिजे. ओके, अगर वो आपको समझ में आता है तो हम इजीली उसको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में लिखना है वो लिख सकते हैं. तो अभी देखते हैं व्हाट इज गिवन. बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अवर असेट. बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? असेट है. तो बिल्डिंग को हम रिकॉर्ड करेंगे असेट में. तो मैं सिर्फ ये लिखता हूं, म्हणजे बिल्डिंग आपण कशामध्ये रेकॉर्ड करणार? असेट मध्ये. आणि म्हणून म्हणजे बॅलन्स शीट मध्ये, पण बॅलन्स शीटच्या कोणत्या साइडला रेकॉर्ड करणार? असेटला. म्हणून मी काय लिहिलं? बिल्डिंग ए. फैक्ट्री एक्सपेंसेस. अभी यहाँ पे एक्सपेंसेस ही बोला है, बराबर है, लेकिन वो कौन सा एक्सपेंसेस बोला है? फैक्ट्री. फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बिकॉज फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर रिलेटेड विथ प्रोडक्शन. फैक्ट्री एक्सपेंसेस एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर करना है क्योंकि फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है. मग फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आहे, मग कुठे रेकॉर्ड करणार? ट्रेडिंग अकाउंट. तो मैं यहाँ पे सिर्फ टी लिखता हूँ. टी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट. डिस्काउंट. अभी देखो यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, कौन से साइड दिया? डेबिट. अगर डिस्काउंट है तो एक्सपेंसेस है, लेकिन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट वो पहचानना है. आलं लक्षात? डिस्काउंट काय आहे आपलं? डिस्काउंट एकतर आपल्याला मिळू शकतं. जर डिस्काउंट मिळालं तर ते आपल्यासाठी गेन आहे, आणि जर आपण डिस्काउंट दिलं तर ते आपल्यासाठी लॉस आहे. तर डिस्काउंट हे आपल्यासाठी इनडायरेक्ट लॉस आहे. डिस्काउंट इज अवर इनडायरेक्ट लॉस, एंड देयरफॉर डिस्काउंट टू बी रिकॉर्डेड अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो डिस्काउंट हमारे लिए इनडायरेक्ट लॉस है, इसीलिए कहां पे रिकॉर्ड करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो मैं सिर्फ यहाँ पे पी लिखता हूं. परचेसेस. परचेसेस इंडिकेट परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, आणि रॉ मटेरियल परचेस करण्यासाठी आपण जो काही खर्च करतो तो कोणता असतो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस.
So purchases is nothing but direct expenses, and therefore purchases to be recorded under trading account. Opening stock to be recorded under trading account on very first line. ओपनिंग स्टॉक कहां पे रिकॉर्ड करना है? ट्रेडिंग अकाउंट के पहली लाइन पे। ओपनिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक मतलब वो लास्ट ईयर का क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स रिटर्न काय करायचं? सेल्स मधून मायनस करायचं। ओके, तो सेल्स रिटर्न ना तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ना तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ना तो असेट है। तो सेल्स रिटर्न हमें क्या करना है? सेल्स में से माइनस करना है, इसीलिए सेल्स रिटर्न को मैं माइनस का साइन दूंगा। नेक्स्ट इज डेटर इज अवर असेट। कैश इन हैंड अवर असेट। हमारे पास जितना भी कैश है वो हमारा क्या है? असेट। कॅश ॲट बँक म्हणजे आपलं जे बिझनेसचं बँक अकाउंट आहे त्या बँक अकाउंट मध्ये आपले जे पैसे डिपॉझिट केलेले आहेत त्याला म्हटलं जाईल कॅश ॲट बँक। अँड कॅश ॲट बँक इज अवर प्रॉपर्टी अँड देयरफॉर असेट। रेंट इज एक्सपेंसेस बिकॉज रेंट इज गिवन एट डेबिट साइड। अगर रेंट डेबिट में दिया गया मतलब हम लोगों ने रेंट पेड किया। अगर रेंट क्रेडिट में दिया गया इसका मतलब हमें रेंट मिला। आता रेंट दोन्ही बाजूला असू शकतं, पण डेबिटला आहे म्हणजे ते इन्कम असणार आहे का? नाही, कारण की डेबिटला काय असतात? एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस अँड असेट्स। म्हणजे इथलं जे रेंट आहे ते एक्सपेन्सेस आहे। मग आपल्याला बघायचं आहे की ते डायरेक्ट एक्सपेंसेस आहे का कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे सिर्फ रेंट बोला है, लेकिन कुछ मेंशन नहीं किया कि ऑफिस का रेंट है या फैक्ट्री का रेंट है। रेंट दोनों का हो सकता है, ऑफिस का भी हो सकता है, फैक्ट्री का। अगर वहां पे मेंशन किया कि ये फैक्ट्री का रेंट है तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो समझ लेना है कि वो ऑफिस का रेंट है। आलं लक्षात? इथे काहीच लिहिलेलं नाही की रेंट आपण पेड केलंय, कसलं पेड केलंय सांगितलं नाही। जर सांगितलं नाही तर ते रेंट ऑफिसचं आहे असं कन्सिडर करायचं। अँड ऑफिस एक्सपेन्सेस आर इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस अँड देयरफॉर रेंट टू बी रेकॉर्डेड अंडर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट। Postage and telegram is office related expenses and therefore profit and loss account. Wages is related with production. वेजेस कशाशी रिलेटेड आहे? प्रोडक्शन। कारण की वेजेस कोणाला दिलं जातं? जी लोक किंवा जे एम्प्लॉई ऍक्च्युअल प्रोडक्शन मध्ये काम करत असतात, जे वर्कर ऍक्च्युअल मध्ये प्रोडक्शन मध्ये काम करत असतात त्यांना जो पगार दिला जातो त्याला म्हटलं जातं वेजेस। सो वेजेस जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है और प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए वेजेस कौन सा एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होने के कारण कहां पे रिकॉर्ड करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट। म्हणजे वेजेस कुठे रिकॉर्ड करना? ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरी किसको दिया जाता है? ऑफिस स्टाफ को, और इसीलिए सैलरी कौन सा एक्सपेंसेस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आणि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आहे म्हणजे कुठे रिकॉर्ड करणार? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे मैं तीन ट्रॅव्हलिंग एक्सपेंसेस हे कोणाला दिले जातात? सेल्समनला दिले जातात। म्हणजे ट्रॅव्हलिंग एक्सपेंसेस इज रिलेटेड विथ सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स and selling and distribution expenses are indirect expenses। ओके, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किसको दिया जाएगा? ट्रैवलिंग का खर्चा सेल्समैन को, और सेल्समैन को जो पैसा दिया जाता है वो रहता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या कंसीडर करना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट दोनों साइड हो सकता है। आता बघा या ठिकाणी इंटरेस्ट डेबिटला पण दिलंय आणि क्रेडिटला पण दिलंय, नो प्रॉब्लेम। डेबिटचे इंटरेस्ट काय आहे? एक्सपेंसेस, म्हणजे आपण इंटरेस्ट पेड केलंय, आणि क्रेडिटचे इंटरेस्ट काय आहे? इन्कम।
because expenses and assets are given at debit side and incomes and liabilities are given at credit side. ट्रायल बॅलन्सच्या लायबिलिटी साइडला काय असतात, इन्कम आणि लायबिलिटी. मग जर इंटरेस्ट जर क्रेडिटला दिलं असेल म्हणजे आपल्याला इंटरेस्ट मिळालं आणि इंटरेस्ट जर डेबिटला दिलं असेल म्हणजे आपण इंटरेस्ट पेड केलं. तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंसेस है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. तो इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बिकॉज़ इंटरेस्ट इज अ फाइनेंशियल चार्जेस. वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस टू बी कंसीडर्ड एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आहे. मग कशामध्ये ना प्रॉफिट अँड लॉस. एंड मशीनरी, मशीनरी इज अवर असेट, मशीनरी इज अवर असेट. तो इस तरह से हम लोगों ने डेबिट साइड का मार्किंग कर ली. अभी आते हैं क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में क्या क्या होता है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और लायबिलिटीज. लायबिलिटीज मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है, सॉरी ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड है, वहां पे क्या क्या हो सकता है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और लायबिलिटीज. म्हणजे क्रेडिटला एक्सपेन्सेस नसतात, क्रेडिटला असेट्स नसतात. म्हणजे क्रेडिटला काय असतं, इनकम असतं आणि लायबिलिटीज. तो हमें पहचानना है कि वो डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है या लायबिलिटीज. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्रेडिट साइड. परचेस रिटर्न. परचेस रिटर्न ना तो डायरेक्ट इनकम है, ना तो इनडायरेक्ट इनकम है, ना ही लायबिलिटी. लक्षात ठेवा, जरी हे क्रेडिटला असतं परचेस रिटर्न, तरी रिटर्न ही कोणत्याही प्रकारचं इनकम नाही. तो परचेस रिटर्न क्या करना है, आपको परचेस में से माइनस करना है. तो इसको सिर्फ माइनस का साइन देते हैं. सेल्स. सेल्स क्या है, डायरेक्ट इनकम. ओनली वन इनकम इज अ डायरेक्ट इनकम, दैट इज अ सेल्स. फक्त एकच इनकम डायरेक्ट इनकम आहे आणि ते म्हणजे सेल्स. पण डायरेक्ट इनकम आहे मग कुठे रेकॉर्ड करणार, ट्रेडिंग. बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट इज अवर लायबिलिटी. क्रेडिटर. क्रेडिटर इज अवर लायबिलिटी. बैंक लोन is our liability. Bills payable our liability. Capital liability. Interest. अभी यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है. ओके, इंटरेस्ट यहाँ पे जो दिया है वो है हमारा इनकम, मतलब हमें इंटरेस्ट मिला है. कारण की हे आता क्रेडिटला दिले की नाही, क्रेडिटला दिलं म्हणजे ते आपलं इनकम आहे. तो इंटरेस्ट डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है? इंटरेस्ट इज अ इनडायरेक्ट इनकम. इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, discount received, commission received, all these are indirect income. Only one income is a direct income, that is sales. एक ही इनकम डायरेक्ट इनकम है, वो कौन सा है, सेल्स. बाकी के सभी इनकम इनडायरेक्ट इनकम है. तो इंटरेस्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कमिशन. कमिशन आता क्रेडिटला दिलंय म्हणजे आपल्याला कमिशन मिळालं, इनडायरेक्ट इनकम. RDD. RDD to be recorded in profit and loss account under adjustment. ओके, RDD हम प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड करेंगे. चलो, तो इस तरह से सभी मार्किंग हम लोगों ने कर दिया. अभी कौन सा मार्किंग करना है? अभी मार्किंग करोगे एडजस्टमेंट. आता कोणती मार्किंग करायची? एडजस्टमेंट. सीधे एडजस्टमेंट. Building is to be depreciated by 10% per annum. Per annum. हर साल. मतलब बिल्डिंग के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. ओके, और बिल्डिंग बघा इथे दिलेला आहे, बिल्डिंग किती डेप्रिसिएशन घ्यायचं आहे? 10%. एडजस्टमेंट नंबर 1. तो बिल्डिंग के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1. मतलब जैसे ही हम सॉल्व करने जाएंगे हमें पता चलेगा कि बिल्डिंग के लिए एडजस्टमेंट है और वो है एडजस्टमेंट नंबर 1. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹5000. क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज. और सैलरीज बघायचं कुठे दिलेलं आहे? बघा या ठिकाणी दिलेलं आहे सैलरीज. एडजस्टमेंट नंबर 2.
म्हणजे मी इथे लिहिणार 2, ऍडजस्टमेंट नंबर 2. नाही, प्रीपेड रेंट, आता काय सांगितलेलं आहे, रेंट. मग रेंट बघा कुठे दिलेला आहे, इथे यहाँ पे रेंट दिया है ना, तो रेंट के लिए लिखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3. स्टॉक ऑन 31st March 2021 was valued at ₹40,000. ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक. ये क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक किसी भी आइटम में आपको ऐड या माइनस नहीं करना है. क्लोजिंग स्टॉक टू बी रेकॉर्डेड सेपरेटली. क्लोजिंग स्टॉक आपण सेपरेटली रेकॉर्ड करतो. ते कशामध्ये ऍड किंवा कशामध्ये मायनस करत नाही. आणि म्हणून ती ऍडजस्टमेंट आपण सर्व शेवटी करू. त्याला मी टिक मार्क करून ठेवतो, म्हणजे ती शेवटी करायची आहे. नेक्स्ट, write off ₹1,000 bad debt and create RDD at the rate 10% on debtor. अभी आपको बोला है कि 1,000 रुपया बैड डेट का राइट ऑफ करो. राइट ऑफ करो मतलब माइनस करो, निकाल दो, कम कर दो. और आरडीडी तैयार करो कितना, 10% ऑन डेटर. तो यहाँ पे एडजस्टमेंट डेटर के ऊपर है, तो डेटर के लिए मार्किंग करते हैं. यहाँ पे डेटर है, एडजस्टमेंट नंबर 5. आणि जेव्हा तुमच्या डेटरला ऍडजस्टमेंट असते तेव्हा ती बॅड डेटला पण ऍडजस्टमेंट असते. कुठे बॅड डेट दिसते का बघा, ट्रायल बॅलन्स मध्ये. इथे कुठेही ट्रायल बॅलन्स मध्ये बॅड डेट दिलेलं नाही. बॅड डेट आणि आरडीडी, आता इथे आरडीडी दिलाय, त्याला पण ऍडजस्टमेंट नंबर 5 देऊन दो. एडजस्टमेंट नंबर 5. ओके, क्योंकि डेटर के ऊपर जो एडजस्टमेंट है वो बैड डेट और आरडीडी के लिए एप्लीकेबल होता है. यहाँ पे बैड डेट नहीं दिया, सिर्फ डेटर है, तो डेटर और आरडीडी दोनों के ऊपर हम लोगों ने मार्किंग किया एडजस्टमेंट नंबर 5. बघा, हे 5 ऍडजस्टमेंट आहे. 5ही ऍडजस्टमेंटची मार्किंग आपण केलेली आहे. आता आपण काय करणार, सॉल्व करणार. सॉल्यूशन में आपको 3 अकाउंट तैयार करने हैं. एक आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे ही उसको जोड़ के ही हम लोगों ने तैयार किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जर तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही सेपरेट टेबल तयार करू शकता. ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेट. ट्रेडिंग देखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट. एंड हियर बैलेंस शीट, यहाँ पे क्या लिखोगे, बैलेंस शीट. ट्रेडिंग देखो, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. इसको लिखते समय क्या लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड. और बैलेंस शीट को लिखते समय बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020. इस तरह से लिखना है. यहाँ पे आएगा आपका लायबिलिटी अमाउंट अमाउंट, आणि या ठिकाणी येणार असेट्स अमाउंट अमाउंट. सो लेट्स स्टार्ट विथ सोल्यूशन. अभी हम सॉल्व करते. पहिलं काय दिलेलं आहे, बिल्डिंग. बिल्डिंग कुठे रेकॉर्ड करायचं आहे, असेल. परंतु ऍडजस्टमेंट नंबर 1 दिलाय, काय सांगितलेलं आहे, बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. म्हणजे बिल्डिंगवर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करायचं है. तो देखो किस तरह से लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बिल्डिंग and amount is given 50,000. 50,000 to be recorded in inner column because adjustment is there, and there is depreciation at the rate 10%. Depreciation is to be deducted. Depreciation आपको क्या करना है, माइनस. तो करेंगे लेस 10% depreciation. So calculation here, 50,000 into 10/100. 50,000 चे किती करायचे, 10% कॅल्क्युलेट करायचे. That will be 5,000. So 50,000 minus 5,000, remaining amount 45,000. अगर आपको अमाउंट माइनस करनी है तो उसको ब्रॅकेट में दिखाओ. आलं लक्षात, अमाउंट जेव्हा आपण मायनस करतो तेव्हा ती ब्रॅकेट मध्ये दाखवायची. हे हुआ डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट. तो डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट आएंगे क्योंकि वो एडजस्टमेंट में दिया है.
एडजस्टमेंट में अगर दिया है तो उसके इफेक्ट कितने आते हैं? 2। तो एक तो लिख दिया, यहाँ पे सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. डेप्रिसिएशनचा सेकंड इफेक्ट कुठे येईल? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अवर इनडायरेक्ट लॉस. मग या ठिकाणी एक दोन लाईन सोडून द्यायच्या आणि लिहायचं टू डेप्रिसिएशन on building, depreciation on building and amount of depreciation is 5000. ओके, तो इस तरह से डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट आएंगे. एक इफेक्ट असेट में से माइनस करो, सेकंड इफेक्ट रिकॉर्ड एट डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चला बिल्डिंग लिहिलं. सेकंड काय दिलेलं आहे? फॅक्टरी एक्सपेन्सेस. कुठे रेकॉर्ड करणार? ट्रेडिंग. कोणत्याही प्रकारची ऍडजस्टमेंट दिलेली नाही. म्हणजे तीन चार लाईन सोडून द्या, कारण की आपल्याला ओपनिंग स्टॉक लिहायचा आहे, परचेसेस लिहायचा आहे. म्हणून मी हे काय करतो, इथे लिहितो टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस. यहाँ पे तीन चार लाइन छोड़ देना है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेसेस आएगा, और पहले लिखना पड़ता है. इसीलिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए तीन चार लाइन छोड़ दिया. अमाउंट है 5000 डायरेक्टली इन आउटर कॉलम बिकॉज देयर इज नो एनी एडजस्टमेंट. फैक्ट्री एक्सपेंसेस. नेक्स्ट डिस्काउंट. पूरे रिकॉर्ड करना प्रॉफिट एंड लॉस, देयर इज नो एनी एडजस्टमेंट, तो डायरेक्टली टू डिस्काउंट and amount of discount is 2000. Next, purchases to be recorded in trading account. To purchases, but record the amount of purchases in inner column because purchase return is there. परचेसेस कुठे रेकॉर्ड करा? इनर कॉलम मध्ये रेकॉर्ड करा, कारण की आपल्याला काय दिलेले आहे? परचेस रिटर्न. तो परचेसेस का अमाउंट दिया है 12000, इनर कॉलम में रेकॉर्ड करेंगे लेस, यहाँ पे लिखेंगे लेस परचेस रिटर्न. परचेस रिटर्न and amount of purchase return is 2000. So 12,000 minus 2,000, final amount 10,000. बरोबर का? म्हणजे 12,000 total purchases, purchase return is 2,000, so final amount will be 10,000 in outer column. पुढे बघा काय दिले? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट वेरी फर्स्ट लाइन टू ओपनिंग स्टॉक इंडिकेट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ लास्ट इयर. म्हणजे आपले रॉ मटेरियल किंवा आपले जे गुड्स आहे त्याच्या लास्ट इयरचा क्लोजिंग स्टॉक ह्या वर्षीसाठी काय असणार आहे? ओपनिंग स्टॉक. अमाउंट इज 10,000. नेक्स्ट सेल्स रिटर्न को हमें सेल्स में से क्या करना है? माइनस. जब हम सेल्स लिखेंगे तब उसको माइनस करेंगे. नेक्स्ट इज डेटर्स. आणि डेटर्स वर ऍडजस्टमेंट दिलेले आहे आणि म्हणून मी आपण जो फॉर्मॅट बघितलेला आहे तो ऍज इट इज लिहायचा आहे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स less new bad debt इसका टोटल करेंगे. तो यहाँ पे न्यू आरबीटी है ना. क्या म्हणजे डेटरचा फॉर्मॅट आहे तो
डेटर्स लेस न्यू बैड डेट लेस न्यू आरडीडी, ये डेटर का फॉर्मेट है। चलो अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। सी डेटर्स इज योर असेट एंड अमाउंट इज गिवन 7000। डेटर की अमाउंट कितनी दी है 7000। अभी देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या बोला है, राइट ऑफ ₹1000 बैड डेट एंड क्रिएट आरडीडी एट द रेट 10% ऑन डेटर। मतलब 1000 रुपया बैड डेट का माइनस करो, राइट ऑफ मतलब निकाल दो, तो डेटर हमें 1000 से कम करना है। ओके, और ये जो बैड डेट है ये आपको एडजस्टमेंट में दिया है। जो बैड डेट और जो आरडीडी एडजस्टमेंट में दिया जाता है उसे कहा जाता है न्यू, और जो बैड डेट और आरडीडी ट्रायल बॅलन्स में दिया जाता है उसे कहा जाता है ओल्ड। आलं लक्षात? मग इथे काय करायचं आपल्याला, न्यू बॅड डेट मायनस करायचा आहे आणि न्यू आरडीडी पण मायनस करायचे आहे। म्हणजे इथे बघा न्यू बैड डेट किती सांगितले, राइट ऑफ ₹1000 बैड डेट, तो ये हुआ आपका न्यू बैड डेट। तो यहाँ पे न्यू बैड डेट है आपका 1000, यहाँ पे हम लिखेंगे 1000, तो फाइनली बचेगा 6000। ओके, 7000 माइनस 1000 एज अ न्यू बैड डेट, यू विल गेट 6000। और अभी आपको क्या बोला है कि 10% आरडीडी तैयार करो ऑन डेटर, उसके ऊपर 10% आरडीडी, बचा हुआ अमाउंट। माझे इथे किती बाकी राहिले 6000, म्हणजे जे 10% काढायचे आहे ते 6000 वर काढावे लागतील। तो कैलकुलेशन इस तरह से आएगा 6000 इंटू 10/100, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 600। 6000 minus 600, you will get 5400। ओके, देखो यहाँ पे 6000 बाकी रहा। न्यू आरडीडी हमेशा जो यहाँ पे अमाउंट आएगी बैड डेट माइनस करने के बाद उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो आ गया 6000, इसीलिए 6000 into 10/100 that will be 600। So 6000 minus 600, final amount 5400। आता हे झालं आपण डेटर रेकॉर्ड केलं असेट मध्ये। त्याचा दुसरा इफेक्ट कुठे येतो, प्रॉफिट अँड लॉस मध्ये। प्रॉफिट अँड लॉस मध्ये बघा काय लिहायचं, आरबीटीडी अकाउंट, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ओल्ड बैड डेट, ओल्ड बैड डेट, तो डायरेक्ट फॉर्मेट ही लिख लेते हैं, टू आरबीटीडी अकाउंट ओल्ड बैड डेट एंड न्यू बैड डेट and new RDD less old RDD। ओके, हा जो फॉर्मेट आहे तो एज इट इज आपण लिहिला, टू आरबीटीडी अकाउंट ओल्ड बैड डेट एंड न्यू बैड डेट एंड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। अभी देखते हैं इसमें से क्या क्या अवेलेबल है। ओल्ड बैड डेट, ओल्ड बैड डेट मतलब जो बैड डेट आपको ट्रायल बॅलन्स में दिया है तो, पण जर आपण ट्रायल बॅलन्स बघितली डेबिट साइड तर त्या ठिकाणी कुठेही आपल्याला बॅड डेट दिसत नाही, म्हणजे ओल्ड बॅड डेट दिलेलं नाही। ओल्ड बॅड डेट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर वो दिया नहीं है तो उसके सामने क्या कर दो, डैश कर दो, नो प्रॉब्लम। न्यू बैड डेट, यस, न्यू बैड डेट इज गिवन। See here, new bad debt is 1000। New bad debt means bad debt given in adjustment, so whole लिखोगे 1000। New RDD, yes, new RDD is also there। New RDD भी दिया है आपको, कितना आया है 600, तो यहाँ पे लिखोगे 600। And old RDD, old RDD आपको मतलब old कहाँ, मतलब कहाँ पे मिलेगी, ट्रायल बैलेंस। ओल्ड सांगितलं म्हणजे कुठे फाइंड आउट करायची
ट्रायल बॅलन्स मध्ये. मग ही बघा या ठिकाणी आरडीडी दिलेले आहे. ओल्ड आरडीडी किती दिलेले आहे 1000. मग इथे ओल्ड आरडीडी है 1000, उसको माइनस करना है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा 1000 plus 600 minus 1000, final amount will be 600. And finally we have 600. Okay, so in this way you have to deal with adjustment of bad debt and RUD. Next, debtor is what? Cash in hand 14,000 directly to be recorded in asset, no adjustment. Cash in hand amount is 14,000. कोणत्याही प्रकारची ऍडजस्टमेंट नाही, म्हणजे डायरेक्टली असेट मध्ये रेकॉर्ड होणार. त्यानंतर कॅश ॲट बँक 6000, नो ऍडजस्टमेंट. Thereafter rent to be recorded in profit and loss account, but there is adjustment number 3. What is given? Prepaid rent. काय सांगितलेलं आहे? Prepaid rent 1000. Rent profit and loss में रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 rent and amount is 4000 to be recorded in inner column. उसको इनर कॉलम में रिकॉर्ड करोगे क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है. आणि काय सांगितले? प्रीपेड मीन्स पेड इन ऍडव्हान्स. पेड इन ऍडव्हान्स म्हणजे आपण ऍडव्हान्स मध्ये 1000 पेड केलेला आहे. मग प्रीपेड काय करायचं? माइनस करायचं. तो प्रीपेड हम इसमें से माइनस करेंगे, लेस, और यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड. And amount is 1000. So 4000 minus 1000, amount is 3000. Okay. 3000. 4000 minus 1000. उसके सामने ही लिखोगे 3000 आउट द कॉलम. प्रीपेड मींस पेड इन एडवांस, मतलब एक्चुअल में 3000 ही रेंट थे, लेकिन हम लोगों ने कितना पेड किया? 4000, मतलब 1000 हम लोगों ने एडवांस में पेड किया. Whatever amount you paid in advance is called as prepaid, and prepaid expenses is your asset. आणि जे तुम्ही प्रीपेड करता, ऍडव्हान्स मध्ये पेड करता, ते तुमचं काय असतं? असेट असतं. म्हणून प्रीपेडची दुसरी अमाउंट कुठे लिहायची? असेट मध्ये. मग असेटला लिहायचं प्रीपेड रेंट. नेक्स्ट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो एनी एडजस्टमेंट. टू पोस्टेज and telegram, amount is 2000. Next, wages to be recorded under trading account. To wages and amount is 8000. Thereafter, salaries to be recorded under profit and loss account. To salaries. पण सॅलरीला काय दिलेले आहे? ऍडजस्टमेंट नंबर 2. आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹5000. तो आउटस्टैंडिंग बोला है, तो सैलरीज का अमाउंट दिया है 15000, उसको इनर कॉलम में लिखेंगे. और आपको बोला है आउटस्टैंडिंग का मतलब सैलरी देना बाकी है. वर्कर लोगों ने या ऑफिसर ने या एम्प्लॉय ने काम तो किया है, लेकिन उनका सैलरी अभी तक दिया नहीं. आउटस्टैंडिंग अगर रहेगा तो क्या करना है? ऐड. आउटस्टैंडिंग आपण ऐड करणार आणि इथे द्यायचं आउटस्टैंडिंग.
15,000 प्लस 5,000 ओके। तो सैलरी क्या करोगे? हाँ, सैलरी 15,000 और आउटस्टैंडिंग कहाँ है? आउटस्टैंडिंग को क्या करोगे? ऐड। प्रीपेड को क्या करना है? लेस। और आउटस्टैंडिंग को क्या करना है? ऐड। और आउटस्टैंडिंग मतलब टोटल सैलरी 20,000 है, हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 15,000 दिया, अभी भी कितना देना बाकी है? 5,000 देना बाकी है। तो 5,000 देना बाकी है मतलब बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी, और इसीलिए आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी। लायबिलिटीज में लिखते समय यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ देना है और बाद में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, outstanding salary, and outstanding amount is 5,000. Outstanding की amount क्या है? 5,000. So outstanding salary is 5,000. Next, traveling expenses to traveling expenses and amount is 5,000. There is no any adjustment. Next, interest to be recorded in profit and loss account. To interest and amount is 1,000. 1,000. Okay. And last one is machinery asset. No any adjustment. Machinery amount is 20,000. म्हणजे अशा प्रकारे आपण डेबिट साइड काय केली? कंप्लीट केली. नेक्स्ट इज क्रेडिट साइड. फर्स्ट इज गिवन परचेस रिटर्न. We have already recorded purchase return here. हम लोगों ने पहले ही परचेस रिटर्न को परचेस में से माइनस किया. नेक्स्ट इज द सेल्स. अभी क्रेडिट साइड है ना, तो क्रेडिट साइड का अमाउंट कहां पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड होगा. क्रेडिट दिलंय म्हणजे इथे देखील कुठे रिकॉर्ड होणार? क्रेडिट साइड ला. सेल्स बाय सेल्स अमाउंट इज 63,000. इनर कॉलम में रिकॉर्ड करोगे क्योंकि यहाँ पे दिया है आपको सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न दिलेला आहे की नाही? किती दिलेला आहे? 3,000. और सेल्स रिटर्न काय करायचं आहे? माइनस. सो बाय सेल्स 63,000 लेस क्या करोगे? सेल्स रिटर्न. तो टोटल अमाउंट आएगा आउटर कॉलम 60,000. ओके. सेल्स इज और बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी अमाउंट इज 7,000. Thereafter creditors liability amount is 12,000. Thereafter bank loan liability and amount is 14,000. Thereafter bills payable liability and amount is 8,000. Capital is your liability to be recorded on very first line. कैपिटल हमेशा लायबिलिटी के पहली ही लाइन पे लिखना है और कैपिटल का अमाउंट हमेशा इनर कॉलम में रिकॉर्ड करोगे. कैपिटल की अमाउंट नेहमी इनर कॉलम मध्ये रिकॉर्ड करा. 53,000.
ती रेकॉर्ड करून ठेवून द्या. पुढे लिहा इंटरेस्ट इज योर इनडायरेक्ट इनकम टू बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब ये क्रेडिट साइड है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के भी कहां पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में. यहाँ पे 2-3 लाइन जोड़ देते हैं. इंटरेस्ट एंड अमाउंट इज 2000. पुढे दिलेला आहे कमिशन. कमिशन 2000 and RDD we have already recorded here. यहाँ पे हम लोगों ने ओल्ड RDD करके पहले से ही लिखा है. ओके, इसका मतलब हम लोगों ने सारे जो ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स दिए थे सारे के सारे रिकॉर्ड किए. अभी एडजस्टमेंट में देखना है कि कोई एडजस्टमेंट बाकी तो नहीं रहा. म्हणजे पुन्हा ऍडजस्टमेंट बघायच्या की एखादी ऍडजस्टमेंट बाकी राहिलंय का. बघा, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन कंप्लीटेड, आउटस्टँडिंग सॅलरी कंप्लीटेड, प्रीपेड रेंट कंप्लीटेड. नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 31st March 2021 was valued at ₹14,000. ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक. कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक. डेट कुठे दिलाय? 31st March 2021. दैट इज लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर. तो एक है आपका क्लोजिंग स्टॉक. आणि क्लोजिंग स्टॉक चे दोन इफेक्ट येतात. कुठे? एक आहे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आणि दूसरा है बैलेंस शीट असेट साइड. तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 40,000 और यहाँ पे असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज. So in this way we have recorded all items of trial balance and also adjustment in final account. आपण आता सर्व प्रकारे इंक्रीज केलेले आहे. हाँ, यहाँ देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बोला जाता है? ऑन द ईयर एंड डेट. और बैलेंस शीट में क्या बोला जाता है? एज ऑन. इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जैसे कि वेजेस 8,000 मतलब पूरे अकाउंटिंग ईयर का वेजेस कितना है? 8,000 पूरे साल का. म्हणजे ट्रेडिंग अकाउंट आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ह्यामध्ये जे अमाउंट आलेले असतात त्या पूर्ण वर्षाच्या असतात. एका वर्षाच्या असतात, एका अकाउंटिंग इयरच्या असतात. आणि म्हणून त्याला काय लिहिलं जातं? फॉर द ईयर एंडेड. तो जैसे कि परचेसेस 12,000 है, इसका मतलब पूरे साल में रॉ मटेरियल परचेस करने के ऊपर कितना खर्चा हुआ? 12,000. अगर डिस्काउंट है 2,000 मतलब पूरे साल में पूरे अकाउंटिंग ईयर में डिस्काउंट कितना दिया गया? 2,000 का. तो ये पूरे साल का अमाउंट है, इसीलिए बोला जाता है फॉर द ईयर एंडेड. मतलब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक. 31 मार्च तक. अब बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक का डेट लिखा है 21 और 20 होना चाहिए. 20 होना चाहिए. ओके, वो चेक कर लो क्योंकि 21 नहीं, कितना आएगा? 20. तो यहाँ पे 20 करना है. और बैलेंस शीट को एज ऑन लिखा जाता है. मतलब बैलेंस शीट का अमाउंट पूरे साल का नहीं रहता है, तो उस दिन का रहता है. म्हणजे काय की समजा बँक लोन 14,000 याचा अर्थ काय? पूर्ण वर्षाचं 14,000 का नाही. म्हणजे 31 मार्च 2020 साली आपल्यावर बँकेचं लोन किती होतं? 14,000 उस तारीख का. तो बैलेंस शीट में जो अमाउंट होता है वो पर्टिकुलर डेट का होता है. कौन से डेट का होता है? जैसे कि यहाँ पे 31 मार्च 2020. तो हम दूसरा देख सकते हैं कि मशीनरी का वैल्यू 20,000 दिया, मतलब 31 मार्च 2020 को हमारे पास जो मशीनरी है उसका वैल्यू कितना है? 20,000. तो बैलेंस शीट जो अमाउंट बताता है वो पर्टिकुलर तारीख का देता है, पर्टिकुलर तारीख का बताता है, इसीलिए उसको लिखा जाता है एज ऑन. और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी अमाउंट लिखा जाता है वो पूरे साल का रहता है, एक अकाउंटिंग ईयर का रहता है.
आणि म्हणून त्याला काय लिहिलं जातं फॉर द ईयर एंडेड। चलो सब अमाउंट को रिकॉर्ड हुए, अभी हम इसका टोटल करेंगे। टोटल लिखते हैं, क्रेडिट का टोटल है 1 लाख और डेबिट का टोटल 10,000, 23,000, 10, 20 और 33,000। ओके, तो टोटल ऑफ क्रेडिट इज 1 लाख and total of debit is 33,000। बघा, क्रेडिट की टोटल आलेली आहे 1 लाख आणि डेबिट की टोटल आलेली आहे 33,000। म्हणजे कोणती टोटल जास्त आहे? क्रेडिट। तो जो टोटल ज्यादा रहेगा वो हम दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे। और क्रेडिट ज्यादा मतलब इनकम ज्यादा, क्योंकि क्रेडिट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? इनकम। और डेबिट में क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। तो आपका इनकम है 1 लाख और एक्सपेंसेस है 33,000, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट। तो अमाउंट है 1 लाख, तो टोटल लिखेंगे 1 लाख दोनों साइड। डिफरेंस निकालेंगे 1 लाख माइनस 33,000, डिफरेंस आएगा 67,000। डिफरेंस भी देना 67,000 और ये 67,000 आपका क्या हुआ? प्रॉफिट, क्योंकि आपका इनकम ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा मतलब इनकम ज्यादा, तो आपको प्रॉफिट हुआ, जिसको नाम दोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसको नाम दोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। आणि हे जे ग्रॉस प्रॉफिट आलेलं आहे ट्रेडिंगचं, ते तुम्ही कुठे ट्रान्सफर करणार? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपोजिट साइड। तो यहां पे आएगा बाय ओके। तो यही ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे हम ट्रांसफर करेंगे अपोजिट साइड। अमाउंट इज 67,000। चलो सिमिलरली अभी इसका भी टोटल कर लेते हैं। 67,000, 69 एंड 71। क्रेडिट की टोटल आलेली आहे 71,000। डेबिट की टोटल बघू 7,000, 10,000, 28,600। फिर से टोटल करके देखते हैं 7 तो 38,600। तो डेबिट का टोटल है 38,600, क्रेडिट का टोटल है 71,000। इसका मतलब क्रेडिट इज बिगर, इसका मतलब फिर से इनकम क्या है? आता जी टोटल जास्त आहे ती दोन्ही बाजूला रेकॉर्ड करणार 71,000, 71,000 दोनों साइड हम 71,000 लिखेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। 71,000 में से 38,600 माइनस करेंगे। $32,400। तो डिफरेंस आएगा आपका 32,400 डिफरेंस। तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आपका डेबिट कम है 32,400 से। आपली डेबिट साइड कमी होती की नाही? किती कमी आहे? 32,400 नी कमी आहे आणि हेच आहे तुमचं प्रॉफिट आणि त्याला नाव देणार टू नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से हमें नेट प्रॉफिट मिल गया और हमारा नेट प्रॉफिट मतलब फाइनल प्रॉफिट कितना है 32,400। अभी जो नेट प्रॉफिट है वो हम ऐड करेंगे कैपिटल में। अगर लॉस रहेगा तो कैपिटल में से माइनस करेंगे
लेकिन अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड करेंगे। अब देखिए प्रॉफिट अपन ऐड करना, ऐड net profit and amount is 32,400. So final amount will be 85,400. चलो अभी इसका भी टोटल करेंगे। 85,400 1,31,400। देखिए सेम टोटल आता है या नहीं, आना चाहिए। 1,31,400 is the total of balance sheet. 1,31,400. So our balance sheet is tallied at 1,31,400। मतलब बैलेंस शीट का दोनों साइड असेट्स और लायबिलिटी कितने में टॅली हुआ, 1,31,400। बैलेंस शीट नेहमी टॅली झाली पाहिजे, बैलेंस शीट मध्ये डिफरन्स आहे नाही। ओके, थँक यू।